student Anisha Barsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to the second last topic of the chapter which is Human Genome Project, right? देखो बच्चों Human Genome Project में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसमें समझने वाला है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कितना समय लिया और इसके अलावा किस किस कंपनीज या किस किस इंस्टीट्यूट ने इसने पार्टिसिपेट किया, कितना ये एक्सपेंसिव रहा, क्या क्या चीज़ें इन्होंने सर्च करी, क्या गोल्स रहे, क्या रिजल्ट्स रहे, क्या प्रॉब्लम्स रही, ये चीज़ें हमें कैसे याद होगी? ये याद होगी हमें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों। ये देखो जो कुछ लिखा हुआ है वो है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा एक एक चीज़ों को और क्या करना पड़ेगा, खुद के हाथों से उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू कर रहे हैं हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इज दैट क्लियर? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी? देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सीक्वेंस, ठीक है, हमारी सीक्वेंसिंग करना ही बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? बहुत सारा डीएनए है, उसके बारे में आपको पता लगाना, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में, क्या प्रोटीन बन रहा है, किसको वो कोड कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्रेसिव है, कौन नॉन एक्सप्रेसिव है, कौन सा इंट्रॉन है, एक्सॉन है, कहाँ स्प्लाइसिंग हुई है, सारी की सारी चीज़ें हमें पता लगानी होती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों, ये काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों था, अभी इसके बारे में बात करते हैं। आ जाइए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो बच्चों, ह्यूमन तो आप जानते ही हो, मानव। जीनोम यहाँ पर क्या है, क्या मतलब है? इस जीनोम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये हमारी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, कुछ क्रोमोसोम, ठीक है। हम बात करते हैं यदि क्रोमोसोम की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं क्या? लेकिन इसके अंदर सारे ही एलोसोम हैं, सारे ही ऑटोसोम्स हैं, नहीं है ना। इसमें से यदि मैं बात करूं कि 22 पेयर्स क्या है मेरे, ऑटोसोम्स, राइट? ये 23 पेयर्स क्या है मेरे, ऑटोसोम्स हैं। और हमारे पास ये क्या है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम जिसमें हम एक्स एंड वाई की बात करते हैं, क्लियर? इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स। यहां तक की बात समझ में आ गई? हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं क्रोमोसोम, राइट? तो 23 पेयर्स हो गए, जिसमें से 22 पेयर्स कैसे होंगे, हमारे ऑटोसोम्स होंगे, और 1 पेयर क्या होगा, हमारा सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम। अब हमें क्या करना है, इतने सारे क्रोमोसोम्स को हम कैसे सीक्वेंस करेंगे? तो हमने क्या करना है, हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि देखो ये कैसे है बच्चों, ये होमोलोगस है, ठीक है, ये होमोलोगस है। यदि मैं इसकी भी सीक्वेंसिंग करूंगी, बड़े ध्यान से सुनना बात, यदि मैं इसकी सीक्वेंसिंग करूंगी तो डेफिनेटली मेरी इनडायरेक्टली इसकी सीक्वेंसिंग भी हो जाएगी। थोड़ा तो डिफरेंस आएगा, हम फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे कि थोड़ा डिफरेंस हमारा क्यों आता है। यहाँ पर भी जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम करते करते जाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यदि मैं इस हैप्लॉइड सेट का ही मैं सीक्वेंस कर लूं तो मेरे पास ऑलरेडी सीक्वेंसिंग हो जाएगी। एम आई राइट? तो जीनोम के अंदर आप क्या कर रहे हो, हम कर रहे हैं वन हैप्लॉइड सेट, ठीक है, वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम क्या है, 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। कैसे है पता लग गया, ये 1 हैप्लॉइड सेट जिसमें सेक्स क्रोमोसोम भी आ गए और अपने ऑटोसोम्स भी आ गए, उसका एक हैप्लॉइड सेट अपन सीक्वेंस कर रहे हैं, वही क्या है, हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। क्लियर बात, आ गई समझ में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? अब सुनो, प्यार से मैं इसको
एचजीपी भी कहती हूँ, और मैं ही क्या, हम सभी कहते हैं। एचजीपी बच्चों, पहली बात है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों है भाई? ह्यूमंस की आप सिक्वेंसिंग कर रहे हो, ये सोचो तो बहुत बड़ी बात है। ये कितने इयर्स का प्रोजेक्ट था? ये 13 इयर्स का, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ बच्चों 1990 में, और खत्म कब हुआ? ये हुआ 2003 में। बट क्या बट? नो इफ नो बट, है ना? नहीं भैया, यहां पर बट आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम फर्स्ट को छोड़ करके, ठीक है, क्रोमोसोम फर्स्ट को छोड़ करके सारे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग कर दी थी 2003 तक। 2003 तक जितने भी क्रोमोसोम थे सबकी सीक्वेंसिंग हो गई थी, लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी। कैसे? क्योंकि क्रोमोसोम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है? क्रोमोसोम फर्स्ट। तो केवल इसी की पूरी सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट कब हुआ? कि क्रोमोसोम फर्स्ट का जो सीक्वेंसिंग है वो हुआ 2006 में कंप्लीट। आ गई क्या बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? तो ये क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है, 13 इयर्स लॉन्ग वाला पीरियड है, जिसमें 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में क्रोमोसोम 1 को छोड़कर के सब कुछ सीक्वेंस कर लिया था, लेकिन 2006 में हमारा क्रोमोसोम फर्स्ट क्या हुआ? सीक्वेंस्ड हो गया। यहां तक की डील खत्म, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। सब में डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर, यदि दो इंडिविजुअल आपस में डिफर कर रहे हैं, देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो भी डिफरेंट। ये तो है ही बात। यदि एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर है तो डेफिनेटली उसका जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट होगा, उनका डीएनए भी डिफरेंट होगा। एटलीस्ट एट सम प्लेसेस पे एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन कुछ प्लेसेस पे तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, इन डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। इसी डिफरेंस को देखने के लिए या इस प्रॉपर डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए हमने एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये कब स्टार्ट हुआ? 1990 के अंदर। क्लियर दैट? इनिशिएशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो इनिशिएशन हुआ है वो आपको पता है कब हुआ है? 1990 के अंदर। कब हुआ? 1990 के अंदर। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि 13 इयर्स का प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए देखो, अब एक छोटी सी बात सोच के रखो। कोई प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, प्रोजेक्ट आया है, और ऐसा तो नहीं हर कोई साइंटिस्ट आ जाएगा, राइट? हर कोई साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वो सोचेगा कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, किस तरह से हमको यहाँ पर कॉस्ट लगेगी, किस तरह का बजट बैठेगा, कौन बजट दे रहा है, कौन सी कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट? तो यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। तो बात करें, सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन किया वो है हमारी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। जस्ट पीछे इसके सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूं? पेन डाउन कर रही हूं। क्यों? क्योंकि जितना अपन लिखते हैं बच्चों उतना दिमाग में बैठती है, जितना आप स्क्रिबल करोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके साथ ही क्या आया? द वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, राइट? इसके अलावा कुछ कंट्रीज भी आई, जैसे कि जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी।
राइट। तो ये जो कंपनीज हैं या जो ये इंस्टीट्यूट है या हम कहें ये जो देश है, इनके कोलैबोरेशन से जो एक मेगा प्रोजेक्ट था वो आगे चलता रहा। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? तो कहाँ गया हमारा? तो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, द वेलकम ट्रस्ट यूके। वेलकम में मैंने वेलकम ट्रस्ट यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स। और भी अदर्स में क्यों? देखो बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ लॉयर्स भी चाहिए जो कि एथिकल इश्यूज को संभालेंगे। ठीक है, हमें ऐसे टेक्नीशियन चाहिए जो कि कैसे आईटी वाले टेक्नीशियन चाहिए जो कंप्यूटर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे जानकारी रखते हो। इसके अलावा क्रोमोसोम लेवल पे रखने वाला, मॉलिक्यूलर लेवल पे रखने वाला, या हम कह सकते हैं जो कि बहुत सारी टेक्निक्स जानते हो, जैसे पीसीआर जानते हो, ठीक है, आरएफएलपी जानते हो। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो केवल एक ही चीज पे फोकस नहीं था, वो फोकस था यहाँ पे बहुत सारे तरह के साइंटिस्ट से लेकर के, बहुत सारे टेक्नीशियन से लेकर के, बहुत सारे टूल्स से लेकर के, सब चीजों का कोलैबोरेशन था, तब जाकर के ये कंप्लीट हुआ। राइट। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। ओनली क्रोमोसोम फर्स्ट जो है वो रह गया था, तो वो कब कंप्लीट हुआ? मई 2006 के अंदर। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस। ये सब सीक्वेंस्ड हो चुके थे सिर्फ इस क्रोमोसोम फर्स्ट को छोड़ करके, जो कि कब हुआ? 2006 के अंदर हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट था। सो रिक्वायरमेंट क्या है? देखो बच्चों, क्या क्या हो सकता है, सुनो। प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो या रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, कैसे? आपको पता है कि यदि हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो 3 × 10⁹ बेस पेयर, राइट। अब इतना बड़ा डीएनए है, हालांकि इस डीएनए के अंदर 2% से कम ही ऐसा डीएनए होता है जो कि एक्सप्रेसिंग के काम में आता है, एक्सप्रेशन के काम में आता है। बाकी तो कैसा होता है? जंक डीएनए होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमें सीक्वेंस तो करना है, हमें ये जानना तो है कि कहाँ क्या हो रहा है, राइट। तो इतना बड़ा डीएनए है, यदि मैं बात करूं किसकी कॉस्ट की, तो 1 बेस पेयर के लिए कितने डॉलर चाहिए? हमें चाहिए $3। ठीक है, 1 बेस पेयर के लिए $3 चाहिए। तो ऐसे ही यदि मैं 3:10⁹ बेस पेयर की बात करूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिएगा बच्चों? वो चाहिएगा मुझे $9 बिलियन। $9 बिलियन मुझे चाहिए। तो यानी कि कितना एक्सपेंसिव हो गया? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि यदि आप एक पेज पर, ठीक है, एक पेज पर आप क्या कर रहे हो? 1000 लेटर लिख रहे हो एक पेज पर, ठीक है, एक पेज पर आप 1000 लेटर लिख रहे हो, तो आपको कितना चाहिए? 1000 आपको पेजेस चाहिए, ठीक है। और कितनी बुक्स चाहिए बच्चों? 33,000 बुक्स आपको चाहिए। यदि आप इस सीक्वेंसिंग को लिखते हो, पेन डाउन करते हो, तो हम इतना सब कुछ तो नहीं लिख सकते। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसको हम, जहां पर हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, राइट। हमें इसको स्टोर सके और हमें क्या चाहिए? इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये एक सॉफ्टवेयर वाली बात आई, एक आईटी लेवल पे बात आई, हमें कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी, तो हमें एक ऐसा सब्जेक्ट निकालना पड़ा जहां पर बायोलॉजी को अक्यूमुलेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर्स, और हमने क्या किया? हेल्प ली किसी टेक्निक की। तो इस सब्जेक्ट को मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत ही क्लासी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी है
है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले सकता है, जिसका कंप्यूटर या उसकी लैंग्वेजेस या उसके सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है या नॉलेज बहुत अच्छी है, तो भी वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकता है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम्स भी था और ये हमें रिक्वायरमेंट भी थी। तो क्या कहना चाहता है ये, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3⁻10⁹ बेस पेयर एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 जो होती है यूएस की, वो 1 बेस पेयर के लिए चाहिए। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग, जो कि केवल इनिशियल में हम बनाते हैं ना, पेपर वर्क करते हैं कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि एक बेस पेयर के लिए आपको लगभग $3 चाहिए, तो द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। क्लियर दैट? इसके अलावा फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड, यदि मुझे जो सीक्वेंस को स्टोर करना है इन टाइप्ड फॉर्म, टाइप करके पेन डाउन करके इन द बुक्स, एंड इफ ईच पेज हैव बुक कंटेन्ड 1000 लेटर्स एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, तो कितनी बुक चाहिए? 3300, शायद मैंने 33,000 कर दिया है ना, वेयर इज इट? ठीक है, 3300 बुक्स मुझे चाहिएगी। तो कितनी सारी बुक्स को पढ़ोगे, कितना डेटा तुम देखोगे, कितना लिखोगे, कितना टाइपिस्ट की जरूरत पड़ेगी? सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। एक सिंगल ह्यूमन सेल के लिए आपको इतनी सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। गोल्स ऑफ एचजीपी, हमें करना क्या है? हमें एक तो पूरा जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम जो है, उसको सीक्वेंस्ड करना है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हम पहले ऐसा सोचा करते थे जब एचजीपी नहीं था, तो हम सोचा करते थे कि हमारी बॉडी में जो जीन्स होंगे वो लगभग 80,000 से 1 लाख तक होंगे। कितने होंगे? 80,000 से 1 लाख तक। लेकिन जब हमने सीक्वेंसिंग करी तो वो कितना निकला? 25,000 से 30,000 तक का निकला। राइट, सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ एचजीपी आर एज फॉलोज। आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। कितने जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन डीएनए में? तो हम सोच रहे थे 80,000 से 1 लाख है, लेकिन कितने निकले बच्चों? 25,000 से 30,000 के लगभग। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेसिस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। जितना जो हमारा ह्यूमन डीएनए बना हुआ है, जितने न्यूक्लियोटाइड का, जितने बेस पेयर्स का, उसको भी हमें पता लगाना था। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेसेस, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो इंफॉर्मेशन हमने निकाली है उसको हमें स्टोर भी करना था डेटाबेसेस के रूप में। इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, हमने जो भी हमारे पास टूल थे हमें इसको इंप्रूव करना था। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, हमें क्या करना था? हमें इंडस्ट्रीज तक पूरे, मतलब आप देखोगे आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट है जो कि किसी भी, मतलब मान लीजिए आपको कोई स्पीशीज मिली, आपके पास ऑलरेडी ह्यूमन का, एनिमल्स का, छोटे छोटे हमारे माइक्रोब्स का भी हमारे पास हमारे जीन है, उसके सीक्वेंस्ड है, हम पता लगा सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री से, और उसके हमने जो एनालिसिस करी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि कौन सी चीज किससे कहाँ मैच हो सकती है। तो आप सोचो, जो चीजों में हमने इतने साल लगाए वो अब हमें क्विकली पता लग रही है, क्योंकि जो पुरानी मेहनत है असल में वो ही अब काम कर रही है। एड्रेस द एथिकल, अब सुनो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, किस पे आता है? ELSI पे। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर हम एक ह्यूमन को, मान लीजिए कि जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं क्या हूँ उनके लिए? एक सैंपल हूँ। राइट, एक सैंपल हूँ, वो मुझे सैंपल की तरह यूज लेंगे, वो मेरे जीएनए जो हमारा जो मेरा जो डीएनए होगा उसमें जीन में सीक्वेंसिंग करेंगे। हो सकता है मेरी कोई डिजीज पता लग जाए, राइट, हो सकता है कि मेरा जेनेटिक मटेरियल उनको पता लग जाए, पैटर्निटी पता लग जाए, मैटर्निटी पता लग जाए, मतलब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और मान लीजिए कि मेरे पे कोई, ठीक है, मेरे पे इतने सारे साइंटिस्ट लग रहे हैं, बहुत सारा पैसा मुझ पे लगाया गया है, और आखिरकार मैं मना कर दूं कि नहीं,
आप मेरा जो जीनोम है उसकी जो सीक्वेंसिंग है उसको रिवील मत करो, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो एथिकल इशू भी हो सकते हैं कि ह्यूमन ही बोले कि भाई आप हमारी सेल पे आप वर्क कैसे कर सकते हो, हम तो गॉड क्रिएचर है, हमने भगवान जी ने, मतलब हमें भगवान जी ने बनाया है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसा हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, लीगल। मान लीजिए कि कोई बोले कि नहीं इन्होंने मेरा ये सीक्वेंस है वो रिवील कर दिया, तो उस पे क्या हो सकता है, लीगल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं हम, राइट। तो यानी कि हमारे पास एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे लॉयर्स चाहिए, ऐसा जजमेंट चाहिए जो हमें इस तरह की हेल्प कर सके। सो एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ethical, social, legal issues, address the ethical, legal and social issues that may arise from the project, जो कि इस प्रोजेक्ट के दौरान arise हो सकते थे या उसके बाद भी। मैथडोलॉजीज, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मैथडोलॉजी हमने यूज करी, कौन कौन से मैथड यूज करें। तो वी हैव टू काइंड ऑफ मैथड्स। या तो हमने बोला कि पहले पूरा जो डीएनए है, हम कह रहे हैं कि केवल 2% से कम डीएनए ही ऐसा है जो कि एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, तो क्यों ना मैं वो एक एक्सप्रेस सीक्वेंस को ही टारगेट करके उसकी सीक्वेंसिंग करूं, राइट। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात क्या बोली कि नहीं, पूरा जितना भी जीनोम है, ठीक है, कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दो। तो ये दो मैथडोलॉजी थी मेरे पास। इसको मैंने कहा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट, यानी कि ESTS, जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूं कि केवल जो एक्सप्रेस्ड हमारे पास सीक्वेंस था उसी की मुझे सीक्वेंसिंग करनी थी। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है कि जो कंप्लीट जीनोम है, कंप्लीट जीनोम है, उसी की मुझे सीक्वेंस करनी है। तो यहां पर मैं बोल सकती हूं कि जो केवल कोडिंग रीजन होगा, ठीक है, जो कोडिंग रीजन होगा उसी की सीक्वेंसिंग हो। कोडिंग रीजन कौन सा होता है बच्चों, आरएनए, राइट। आरएनए ही तो इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या ले रहा है, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को लेकर के जा रहा है और उसको एक्सप्रेस कर रहा है इज द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्लियर दैट। तो आरएनए जो कोड हो रहा है उसी का सीक्वेंसिंग में कर लूं। तो वी हैव टू काइंड ऑफ मैथडोलॉजी। फर्स्ट जिसमें हम कोडिंग सीक्वेंस को ही या कोडिंग रीजन को ही सीक्वेंस करें, और दूसरा जिसमें हम कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस करें। यहां तक की चीजें डन। आ जाओ, फर्स्ट जो हमारा अप्रोच है उसमें क्या किया है, ढंग से समझेंगे। फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, फर्स्ट मेथड है बच्चों जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ओनली कोडिंग रीजन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर देखो बच्चों, ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल है, सेल में डीएनए है। यहां से सबसे पहले आपने डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट करके क्या किया, आरएनए बनाया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन किया। अब इस आरएनए से, ठीक है, इस आरएनए से आप क्या करोगे, डीएनए बनवाओगे। इस आरएनए से आप डीएनए बनाओगे तो यहां पर एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आपने जो आरएनए बनाया उससे आपने क्या बना, डीएनए। तो मैं इसको बोल सकती हूँ एमआरएनए। एमआरएनए से आप क्या बना रहे हो, डीएनए। तो इसको मैं कहती हूँ सीडीएनए। सीडीएनए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, आ जाओ। मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए बच्चों, ठीक है, आपने इसके हिसाब से क्या बना लिया, आरएनए बना लिया, ठीक है। आरएनए से आपने वापस से क्या बनाया, सीडीएनए बनाया, सीडीएनए बनाया। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। तो यहां पर आप आ जाओ, ठीक है। आप क्या देखना चाहते हो कि ऐसा रीजन जो सिर्फ एक्सप्रेस्ड हो,
ऐसा रीजन जो सिर्फ एक्सप्रेस्ड हो, हाँ है ना। फर्स्ट क्या है, कोडिंग रीजन सीक्वेंस, ओनली वो रीजन जो एक्सप्रेस्ड हो। तो जो cDNA होता है बच्चों, ठीक है, जो हमारा cDNA होता है, ये क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। और जब इंट्रॉन्स नहीं है, दैट मीन्स ये सारा का सारा रीजन कैसा होगा, एक्सप्रेस्ड ही होगा, ठीक है, सारा का सारा रीजन ही कैसा होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। दैट मीन्स मैं इस वाले स्ट्रैंड के द्वारा, इस वाले डीएनए के द्वारा, जहां पर ये अटैच होगा इस प्रीवियस डीएनए पे, जो मेरा सेल का डीएनए मैंने आइसोलेट किया है, और जो cDNA जो एक्सप्रेस रीजन है, मैं इसके साथ मैच करूं। मान लीजिए कि यहां पर ये सीक्वेंस है ATGC ATGC, और ये एक्सप्रेस सीक्वेंस यहां जाकर के मिल गया, ठीक है, ये एक्सप्रेस सीक्वेंस यहां पर जाकर के मिल गया। तो दैट मीन्स यहां पर ये मैच कर रहा है, तो मैं कह सकती हूं कि यहां से लेकर के यहां तक का रीजन कैसा होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। लेकिन एक छोटी सा दिमाग वाली बात होनी चाहिए। छोटा सा दिमाग क्या होगा कि मैम मान सकते हैं जो हमारा cDNA है, cDNA, इसमें तो हमारे पास इंट्रॉन नहीं है, इसमें तो इंट्रॉन नहीं है, बट जो मेरा नॉर्मल डीएनए उसमें तो इंट्रॉन होगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर, ठीक है, जो रीजन इंट्रॉन वाले होंगे, वो क्या बना लेंगे, हमारे लूप्स बना लेंगे, ठीक है, इंट्रॉन की लूप्स बन जाएंगी। क्लियर दैट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग रीजन था उसी का हमने सीक्वेंसिंग कर ली कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो सीक्वेंस है मेरा, ये एक्सप्रेस्ड है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमने क्या किया, हमने पूरा जीनोम, कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंसिंग किया। उसको सीक्वेंस करने के लिए क्या किया, आ जाओ, सेकंड सीक्वेंस एनोटेशन किया, कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग करी। तो यहां पर क्या किया, ये हमारी सेल है, सेल में से हमने डीएनए को आइसोलेशन किया, ठीक है, डीएनए का हमने आइसोलेशन कर लिया। अब ये जो डीएनए आया, ठीक है, ये जो डीएनए आया, इसको किसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें मैंने डाला रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ोगे। वो क्या करता है बच्चों, वो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, ठीक है, वो क्या काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। और एंडो का मतलब क्या है, जो बीच में से काटेगा, साइड में से नहीं, एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, बीच में से आपके डीएनए को काटेगा। यदि डीएनए को काट रहा है तो डीएनएस, आरएनए को काट रहा है तो आरएनएस। तो यहां पर डीएनए है तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएनएस यूज लेंगे हम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसने क्या किया, इसको फ्रेगमेंट में तब्दील कर लिया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गए, फ्रेगमेंट आ गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को आप क्या करोगे, किसी बैक्टीरिया या किसी ईस्ट या फिर बैक्टीरिया में क्या कराओगे, इंट्रोड्यूस कराओगे, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाओगे। तो ऐसा तो है नहीं कि डीएनए ऐसे कैसे इसके अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास, वेक्टर हो सकते हैं मेरा बैक एंड येक। व्हाट डू यू मीन बाय बैक एंड येक, बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट में डाल रहे हो तो येक चाहिए, बैक्टीरिया में डाल रहे हो तो वेक्टर चाहिए बैक। तो आपने क्या करा दिया, इसको इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। यहां तक के समझ में आ गई। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या करोगे, मान लीजिए ईस्ट एंड ये मेरा बैक्टीरिया। अब यहां से आप क्या करोगे बच्चों, डीएनए सीक्वेंस जो आया है उसकी फर्दर सीक्वेंसिंग करोगे, ठीक है, जो आपका डीएनए सीक्वेंस आया है।
डीएनए सीक्वेंस को सीक्वेंसिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ सांगर्स सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है, सैंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड। सैंगर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए की सीक्वेंसिंग तो की, इसके अलावा आप कैसे इनको जानते हो, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन, प्रोटीन कैसे बना है, कौन कौन से अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, ये चीज भी किसने बताई है, सैंगर्स ने बताई है, फ्रेडरिक सैंगर ने, राइट। तो सीक्वेंसिंग करी। अब जो सीक्वेंसिंग आपकी आई है वो क्या करोगे आप, कंप्यूटर में एनालिसिस करोगे कि भाई कैसा हुआ है, और उसकी क्या कर दोगे आप, उसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स से टूल बना दोगे, सर्च टूल बना दोगे कि भाई जो सीक्वेंसिंग मैंने करी है वो आपको यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। आ गई क्या बात समझ में? तो ये हुई कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग। आपने दो तरह की सीक्वेंसिंग करी, एक हमने करी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस्ड रीजन को या कोड करने वाले रीजन को ही हमने क्या करा, सीक्वेंस किया, और दूसरी बार हमने कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग करी। क्लियर दैट? चलो आज रीड कर लें एक बार। One approach called as expressed sequence tags ESTS, मतलब जो एक्सप्रेस रीजन होगा उसी की सीक्वेंसिंग करी। फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, उसी की सीक्वेंसिंग जो कि आरएनए को आपने लिया, फिर मैंने उससे सीडीएनए बनाया ताकि वो हमें पता लगे कि कौन सा रीजन क्या है, एक्सप्रेस्ड है। Second approach called as sequence annotation was to simply sequence whole set of genome की sequencing करी, that included all the coding and non-coding, जहाँ पे इंट्रॉन्स भी आ रहे थे, एक्सॉन्स भी आ रहे थे, and later assigning function to different region in the sequences। और हमने ये भी बताया कि भाई ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, और इसके अलावा उस पर्टिकुलर जीन का क्या फंक्शन है, वो जीन किसके लिए वर्क करता है, क्या प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, वो सारे फंक्शंस भी बताए गए। The step involved are as follows। क्या किया, the total DNA from the cells is isolated and converted into random fragment of relatively smaller size। हमने क्या किया, DNA को आइसोलेट किया और RE से करके इसके क्या बना दिए, रैंडम फ्रेगमेंट्स बना दिए। आगे बात समय, और कैसे हैं, स्मॉल इन साइज है, लाइक दिस। ये है फीमेल, इसका हमने सेल लिया, क्रोमोसोम में से हमने DNA आइसोलेट किया, उसको सीक्वेंसिंग किया। These fragments are then cloned in suitable host using specialized vector। हमने वेक्टर का यूज किया। The commonly used host are bacteria and yeast। क्या है आपके होस्ट, बैक्टीरिया एंड ईस्ट है, एंड द वेक्टर्स आर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यैक। क्लियर दैट? द फ्रेगमेंट आर देन सिक्वेंस्ड। अब क्या कर रहे हो आप, सीक्वेंस कर रहे हो उस फ्रेगमेंट को यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। सैंगर्स का जो सीक्वेंसिंग मेथड है उसको यूटिलाइज करके आपने सीक्वेंसिंग करी। द सीक्वेंस वर देन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन दैम। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर द सीक्वेंसिंग। और आपने क्या किया, ओवरलैपिंग करा के उसकी सीक्वेंसिंग कराई, कौन सा फंक्शनल है, कैसा है। स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस, यानी कि ब्लास्ट, फास्टा, ठीक है, ये बहुत सारे आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री के भी आपके पास मिलते हैं, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन, राइट। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप पता लगा सकते हो डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, किससे मैच्ड है। दिस सीक्वेंसेस वर एनोटेटेड एंड असाइनेड टू द रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम। This next task was to assign genetic and physical map on the genome। और हमने क्या करा, मैपिंग करी, हमने फाइलोजेनेटिक ट्री जो नॉर्मल होता है, फिर आपका जो कंप्यूटेशन होता है उससे मैच कराया और उसका मैप बनाया। क्लियर दैट? ये हो गई हमारी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। अब हमारे पास दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। ये बच्चों ये एक टर्म और समझ लो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप करोगे बट फिर भी बता रही हूँ। मान लीजिए ये एक सेल है किसी एक पर्सन ए की, ये एक सेल है पर्सन बी की, ये सेल है एक पर्सन सी की, ठीक है। तीन बंदे हैं, तीन बंदे लिए हैं, ये इसका क्रोमोसोम है,
ये इसका क्रोमोसोम है। अभी ये एक ही क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकली भी चीज को समझने की कोशिश करो। हम कह रहे हैं कि हमारा डीएनए सिमिलर है, यही कहा हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। क्या बोला? हमारा डीएनए ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ कुछ रीजन पे हमारा जो डीएनए है वो डिसिमिलर भी है, ठीक है। तो जहां जहां हमारा, मान लीजिए ए में यहाँ पे डिसिमिलर है, यहाँ पे डिसिमिलर, यहाँ पर डिसिमिलर है, एक दूसरे से हम थोड़ा बहुत तो डिसिमिलर है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जा रहा है? म्यूटेशन। क्या पाया जा रहा है? म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारा पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, या मैं कह सकती हूं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्निप्स। क्या कहते हैं इसको? स्निप्स कहते हैं कि भाई पूरा का पूरा आपका क्रोमोसोम या जो आपका डीएनए वो सिमिलर है, लेकिन कुछ म्यूटेशन की वजह से डिससिमिलर भी है। एक पॉइंट पर आकर के कुछ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे भी हो सकते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट कर सकती है। इसको मैं बोलती हूँ स्निप्स। क्लियर दैट? और ये कैसे आप पता लगाओगे फर्दर? अभी आप जब चलोगे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पर आपको पता लगेगा कि जो हमारे ऐसे चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हम कैसे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। So this was generated using the information on the polymorphism of restriction endonuclease, recognition site and certain repetitive DNA sequence कॉल्ड माइक्रोसैटेलाइट। जो बच्चों रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है उसी को आप माइक्रोसैटेलाइट्स भी कहते हैं, जो फर्दर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। अब इसके क्या फीचर्स निकले? फीचर्स यानी कि हमारा क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने 3:10⁹ बेस पेयर का जो डीएनए था उसको सीक्वेंस कर लिया, ठीक है। हमें लग रहा था कि हमारा जो जीन है, ठीक है, वो हमारा कम से कम 1 लाख से 80,000 तक होंगे, लेकिन हमारे पास कितने लगे? लगभग 25,000 से 30,000 तक। और इसके अलावा हमने क्या पता लगाया कि सारा का सारा डीएनए हमारा काम का नहीं है, केवल 2% से कम डीएनए हमारा जो है काम का है, बाकी हमारा जंक डीएनए, उसके अंदर बहुत सारा रिपीटेटिव सीक्वेंस है। इसके अलावा हमने क्या पता लगाया? 99.9% डीएनए जो है वो सिमिलर है, लेकिन 0.1% जो ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है इंडिविजुअल्स में, पर्सन टू पर्सन में। क्लियर दैट? सो सम ऑफ द सेलिएंट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। क्या निकला? द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 यानी कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है 3164.7, 3164.7 या 3164.7। याद कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हमारे जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात, द एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेसिस बट साइज वेरी greatly with the largest non-human gene being dystrophin at 2.4 million bases। हमें लग रहा था कि जो हमारा एवरेज डीएनए है और एवरेज जीन जो है वो 3000 बेसेस से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये साइज वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले रहे हो किसका? डिस्ट्रोफिन का। डिस्ट्रोफिन का एग्जाम्पल कैसे आता है? याद करो, हमने मसल सेल के बारे में बात करी है। मसल्स के अंदर हमारा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए जीन हमारे पास डिस्ट्रोफिन जीन होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। आ गई बात समझ में? तो उसके अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं? 2.4 मिलियन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, the total number of genes in estimated 30,000 much lower than the previous estimated। हमने सोचा था हमारे पास 80,000 से 1,40,000 जीन प्रेजेंट है, बट कितने निकले सीक्वेंसिंग के बाद? लगभग 30,000 तक। Almost all 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल, यानी कि 99.9% हम सिमिलर हैं, ओनली 0.1% जो है हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं।
द फंक्शन आर अननोन। अब देखो जितने हमारे पास प्रेजेंट है जीन उसमें से केवल 50% ही हम डिस्कवर कर पाए हैं उनका फंक्शन। हमने बोला ना, मतलब हमें कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन के साथ साथ उनके फंक्शन भी पता लगे। ओनली 50% जीन का ही फंक्शन हमें पता है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, केवल 2% से भी कम ऐसा जीन है जो कि कोड करता है प्रोटीन्स के लिए। रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। मैंने क्या कहा कि हमारा 2% ही है जो हमारा जीन एक्सप्रेस्ड होता है, लेकिन जो हमारा बाकी का जो डीएनए है उसके अंदर क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है। और रिपीटेटिव सीक्वेंस की वजह से हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। हम पर्टिकुलर को पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका जीन है या ये इसका डीएनए है। Repetitive sequence are stretches of a DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। मान लीजिए कि मेरा ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5, और इसके अंदर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये 5-10 टाइम भी हो सकता है, ये 1000 टाइम भी हो सकता है। रिपीटेड सीक्वेंस, मान लीजिए कि यहाँ पर ATGC ये एक रिपीटेड सीक्वेंस है, तो ये कितनी बार मिला है, 10 बार, या फिर ये 1000 बार भी मिल सकता है। और मान लीजिए ये तो A बंदा था, B बंदा है, इसके 5वें क्रोमोसोम पर रिपीटेड सीक्वेंस A में कितना मिल रहा है, मान लीजिए 1000 मिल रहा है, इस पे हम बोल रहे हैं कि 2000 मिल रहा है। तो रिपीटेड सीक्वेंस कितने भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर क्रोमोसोम का लोकस तो सेम रहेगा, 5वां मेरे में है, 5वां आप पे रहेंगे, लेकिन आपके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, अपेक्षा मेरी। हो सकता है मेरे 10 हैं तो आपके 5 ही हो, या आपके 20 है तो मेरे 10 ही हो सकता है ऐसा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. That means ये किसी भी चीज को कोडिंग नहीं कर रहे हैं। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। याद रखेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस या फिर जो हमारे माइक्रो सैटेलाइट्स हैं वो किसी भी चीज को कोड नहीं करते हैं, बट वो इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं। किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है उसकी स्टडी में, फाइलोजेनेटिक ट्री में बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर दैट। चलिए, क्रोमोसोम फर्स्ट हैज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेटा। क्रोमोसोम फर्स्ट के पास मैंने क्या कहा था, लार्जेस्ट है, मतलब बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। कितने जीन हैं, 2 9 6 8। ठीक है, कितने हैं, 2 9 6 8। कैसे याद करोगे, देखो 2 8 है ना, 9 6 याद कर लोगे। ठीक है, 9 6 देखो 2 कैसा आता है, 2 चौके 8 आता है, 1 2 3 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, 9 6 कितना आ रहा है, क्रोमोसोम फर्स्ट पे कितने जीन्स हैं, 2 9 6 8। क्लियर दैट। एंड द वाई क्रोमोसोम पर कितने हैं, 231 ओनली, 2 3 1। तो 1 2 3 को आप क्या याद कर सकते हो, 2 3 1। आगे क्या बात समझ में, याद करने का तरीका बता रही हूँ और कुछ भी नहीं है, आप खुद भी अपने मन से याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया है। TDF जीन इज द स्मॉलेस्ट जीन। TDF जीन का मतलब होता है जो टेस्टिस होते हैं उसको डिटरमाइन करने वाला फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर में जो जीन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट जीन होता है। कितना है उसमें, केवल 14 बेस पेयर। और यदि मैं बात करूं डशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन, उसमें कितने हैं, वो सबसे ज्यादा रखता है, 24 लाख बेस पेयर उसके पास प्रेजेंट होते हैं। डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस वाले पार्ट को लिख करके, नोट्स बना करके ही याद कर सकते हो। आगे क्या बात समझ में, Scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences, SNPs मैंने बताया था, single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs occur in humans. This information promises to revolutionize the processes of finding chromosomal location for disease associated sequence and the tracing human disease. क्या मतलब हुआ इस लाइन का,
देखो मैंने आपको बताया था अभी, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी डिफरेंस है, इसके यहाँ पर डिफरेंस है, तो ये बोल सकता है कि भाई ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसमें अंतर आया है। ये कह रहा है कि ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, इसमें डिफरेंस आया है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, एक तो क्रोमोसोम की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसके अलावा जिनकी वजह से जो डिजीज हो रही है वो भी आप फाइंडिंग कर सकते हो। आगे बात समझ में, प्लॉइडी आप पता लगा सकते हो। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, देखो बच्चों ह्यूमन पे सीक्वेंसिंग करने से पहले कुछ ऐसे भी मॉडल्स हमने लिए जो कि ह्यूमंस नहीं थे, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है। तो क्या किया, फर्स्ट प्रोकैरियोट सीक्वेंस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। फर्स्ट यूकैरियोट सीक्वेंस सैक्रोमेसिस सेरेविसी यानी कि ईस्ट। फर्स्ट प्लांट सीक्वेंस याद रखेंगे अरेबिडोसिस थैलियाना। फर्स्ट एनिमल सीक्वेंस यहां पर आ जाएगा आपका निमेटोड। क्लियर दैट, ये आपको लर्न करना है, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा कि क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है, कॉस्ट कितनी लगी, इसके अंदर कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आए, क्या इसके गोल्स थे, क्या इसका रिजल्ट निकला, क्या इसके मेथड्स निकले, और इसके अलावा ह्यूमंस के अलावा भी हमने कौन से ऐसे मॉडल्स लिए जिसपे हमने सिक्वेंसिंग करी। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इस वाले चैप्टर को या इस वाले पार्ट को लर्न करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? फिर मिलेंगे अपन डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ, जो कि लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर बचेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।